न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, आपका स्वागत है एकलव्य अकादमी टूंडला में। आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट को की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जीएस की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए मौर्य वंश को आपको समझाने के लिए आए हैं कि मौर्य वंश क्या है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का अगर सिलेबस देखें तो उसमें मौर्य वंश और सम्राट अशोक, यानी मौर्य वंश में किसको पढ़ना है? मौर्य वंश में पढ़ना है सम्राट अशोक को। किसको पढ़ना है? सम्राट अशोक को पढ़ना है। हम सम्राट अशोक को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मौर्य वंश के भी बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम रखेंगे, क्योंकि सम्राट अशोक को डिटेल में पढ़ना है, वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अपने सिलेबस में बताया है। अब हम बात करते हैं कि मौर्य वंश की शुरुआत कहां से हुई। तो मौर्य वंश से पहले मगध का उत्कर्ष होता है। हालांकि मगध हमारे इस यूपी ट्रिपल एस सी पैट सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम मगध के बारे में अभी पढ़ेंगे नहीं। आरओ एआरओ की तैयारी के लिए हम जीएस स्पेशल लेके आएंगे। यूपी पीसीएस प्री की तैयारी इसी जीएस के माध्यम से हम आपको निःशुल्क यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। तो जीएस को आप देखते रहिए और आप अपनी तैयारी इसी तरीके से बेहतर बनाते रहिए। तो आइए हम समझते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश में जब मगध का उत्कर्ष होता है, मगध का अंतिम शासक घनानंद, तो जब 323 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, उस समय जो चाणक्य थे, जो प्रधानमंत्री बने हैं बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, तो उस समय तक्षशिला के वो अध्यापक थे। तक्षशिला के अध्यापक थे। तो सिकंदर ने जब राजा आम्बी को हराया, उस समय चाणक्य तक्षशिला में ही थे। उन्हें पता चला गया कि सिकंदर भारत को जीतने के लिए आया है, तो उन्होंने मगध साम्राज्य के जो शासक थे घनानंद से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो जब वो मगध जाते हैं तो वहाँ वो घनानंद से मिलते हैं, तो घनानंद उनका अपमान करता है। कहते हैं कि घनानंद उनको धक्का मारता है और उनकी चोटी खुल जाती है। जब चोटी खुल जाती है तो उसी सभा में वो प्रण करते हैं कि जब तक मैं अपमान का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब चाणक्य के दो उद्देश्य हो गए, एक तो मगध साम्राज्य को बचाना, भारत को बचाना, दूसरा अपने अपमान का बदला लेना। जब अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और आप भी जानते हो कि व्यक्ति तब ज्यादा खतरनाक होता है जब वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उत्सुक होता है। हर संभव प्रयास करता है वो कि वो किसी तरीके से अपना अपमान का बदला ले। तो वो एक ऐसे राजा की खोज में निकलते हैं जो घनानंद को हरा सके। उन्हें नहीं पता कि वो राजा कहाँ मिलेगा, लेकिन जब वो जाते हैं तो एक बालक राजकीलम खेल खेलता हुआ मिलता है। राजकीलम खेल क्या था? राजकीलम खेल था कि जो एक राजा, एक बच्चा उस समय एक राजा बनता है, और कुछ बच्चे एक व्यक्ति को पकड़कर एक बच्चे को मुजरिम के रूप में पेश करते हैं। राजा न्याय करता है, तो उसके विचारों को देखकर, उसकी न्यायप्रियता को देखकर चाणक्य प्रसन्न होते हैं, प्रभावित होते हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उन्हें ये प्रभावित कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुण। तो अब वो समझते हैं कि यही मेरा राजा बनेगा और यही घनानंद को हराएगा। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया अपने मन में कि यही राजा बनेगा। कहा जाता है कि उनको एक शिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। एक शिकारी से 1000 कर्ष पड़ में चाणक्य खरीदते हैं। कितना ठीक बात है, कितना सही है, ये सब कहानियां हैं, हमें इस पर नहीं जानना है कि वो खरीदता भी है कि नहीं खरीदता, वो बात अलग है। लेकिन उन्हें एक राजा मिल जाता है, भविष्य का राजा मिलता है। वो इसको मजबूत करने में लग जाते हैं, उनकी सेना इकट्ठी करने लगते हैं और वो अपना अटैक चालू करते हैं। डायरेक्ट घनानंद पर अटैक करना कहीं तक भी ठीक नहीं था, लेकिन चाणक्य ने फिर भी घनानंद पर अटैक किया। कहा यह जाता है कि जब वो अटैक करते हैं,
वो बार बार हारते हैं। उनके समझ में नहीं आता कि आखिर हार कहाँ हो रही है। तो जब वो एक नगर से निकलते हैं, तो जब नगर से निकलते हैं, घर में एक बच्चा जब रोटी खा रहा होता है तो उसका हाथ जलता है, तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा हाथ जल गया। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अगर रोटी को बीच से फाड़ कर खाएगा तो तेरा हाथ जलेगा, हाथ न जले इसलिए रोटी को किनारों से तोड़ कर खाओ। इस बात जब चाणक्य ने सुनी तो बुद्धिमान व्यक्ति को तो कहीं से भी थोड़ी सी भी जानकारी वो अर्थ अपना निकाल लेता है। चाणक्य तुरंत समझ गए कि हम जो अटैक कर रहे हैं वो सेंटर पर कर रहे हैं, केंद्र पर कर रहे हैं, और किसी भी राज्य की जो शक्ति होगी वो पूरी केंद्र पर ही होगी। उन्हें समझ में आ गया कि हमें राजा को किनारों से कमजोर करना होगा, और उन्होंने फिर किनारों से अटैक करना शुरू किया, और एक दिन उन्होंने घनानंद को उस युद्ध में हरा दिया, और घनानंद की उस युद्ध में हत्या कर दी जाती है। जब घनानंद की हत्या हो जाती है तब चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश का आगाज करते हैं, एक नए वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में लोग कहते हैं कि मौर्य वंश उन्होंने नाम क्यों रखा, तो इसके पीछे एक कहानी है कि नेपाल में एक तराई क्षेत्र था जो गोरखपुर का क्षेत्र था। वहां पर जो एक उनके पिता थे वो मौर्य वंश के सरदार थे, मौर्य वंश के सरदार। कई किताबें लिख कर देती हैं कि उनका आपस में जब एक युद्ध होता है तो उसके पिता मतलब मृत्यु को खत्म हो जाते हैं। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनकी माँ उस क्षेत्र से लेकर अपने बेटे को, एक मोर पालने वाली जाति है जिसका मुखिया मौर्य कहलाता है, उसके यहाँ पहुँच जाती है। और इस वजह से उस मौर्य के नाम पहुँच जाने से वहाँ का वो अपने नाम के पीछे मौर्य लगाना शुरू करता है, तो वहाँ से उनका नाम मौर्य वंश पड़ता है। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि उसने अपनी माँ मुरा के नाम पर ऐसा रखा। अब मुरा कौन थी? मुरा जो नंद वंश चलता था उसमें, नंद वंश में सरदार की एक पत्नी थी जो चंद्रवर्धन, जिनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य के, उनकी पत्नी थी। तो ये कहा जाता है कि वो निम्न कुल से थी, वो शूद्र कुल से थी। तो शूद्र कौन बताता है? शूद्र बताते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मौर्य वंश कब से कब तक चला। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, अब हम समझते हैं कि उस मौर्य वंश में जो शासक हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं। तो आइए हमने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक चला। कहीं कहीं ये 185 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एनसीईआरटी बुक है वो 322 से 180 ईसा पूर्व देती है। तो 322 से 180 ईसा पूर्व ये मौर्य वंश का शासन काल रहा है, या मौर्य वंश के शासकों का ये कार्यकाल रहा है। तो इस मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन कौन शासक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य? 322 से 297 ईसा पूर्व। इनके पुत्र हुए बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। इनके दो पुत्र हुए हैं जो मेन है, मुख्य हैं, वो हैं सुसीम और अशोक। सुसीम और अशोक। सुसीम के 99 भाई हैं, और अशोक का जो सगा खास भाई है वो है विगताशोक। कौन है? विगताशोक। अशोक का जो कार्यकाल है वो 272 से 232 ईसा पूर्व है। तो मौर्य वंश के प्रमुख शासक ये हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। इसके बाद कुणाल, दशरथ, ये अशोक के उत्तराधिकारी आते हैं। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो है बृहद्रथ। तो उम्मीद है ये राजा आपको समझ में आए होंगे कि बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य था। चंद्रवर्धन मौर्य था। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 340 ईसा पूर्व। इनकी माता का नाम मुरा था, जैसा हमने अभी आपको समझाया था। इनकी माता का नाम मुरा था। सबसे ज्यादा विवाद इनकी जाति को लेकर होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति कौन सी थी।
तो आइए हम चर्चा करते हैं कि चंद्रगुप्त की मौर्य की जाति किन किन लोगों ने क्या क्या बताई है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में ब्राह्मण ग्रंथ क्या लिखता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर, तो मुद्रा राक्षस तो एक प्रसिद्ध है, आप जानते हो, विशाख दत्त ने लिखी थी। तो ब्राह्मण ग्रंथ में मुद्रा राक्षस और कथा सरित सागर दो ऐसी पुस्तकें हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताती हैं। कौन सी जाति बताते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताते हैं। अगर हम जैन और बौद्ध धर्म की बात करें तो ये मौर्य वंश का राजकुमार बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उस समय गोरखपुर की जो मौर्य वंश जाति थी वो एक क्षत्रिय जाति थी। अब ये क्षत्रिय क्यों बताते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है दिव्यावदान। वो दिव्यावदान अशोक और बिंदुसार को क्षत्रिय मानता है। तो जब अशोक और बिंदुसार क्षत्रिय हुए तो बिंदुसार के पिता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो भी क्षत्रिय होंगे, सीधी सी बात है इसमें। तो इसलिए ये भी क्षत्रिय है। तो जैन और बौद्ध धर्म क्षत्रिय मानते हैं। विदेशी लेखक क्या मानते हैं? तो विदेशी लेखक जस्टिन इनको निम्न कुल का मानते हैं, और जो स्पूनर थे इतिहासकार वो इनको पारसी समुदाय का मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जस्टिन जो यूनानी लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का माना है? तो निम्न कुल का माना है। अर्थात ये भी ब्राह्मण ग्रंथ को सपोर्ट करते हुए यानी समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। रोमिला थापर एक लेखिका है, रोमिला थापर। तो रोमिला थापर इनको क्या मानती है? तो रोमिला थापर इनको वैश्य रोमिला थापर ने इनको वैश्य बताया है। क्या बताया है? वैश्य बताया है। तो ये इनकी जाति के बारे में सबसे ज्यादा जो मत है वो इनको जैन तथा बौद्ध वाले क्षत्रिय और ब्राह्मण ग्रंथ शूद्र मानते हैं। तो ये मौर्य वंश को शूद्र माना जाता है। मौर्य वंश के शासकों क्या माना जाता है? शूद्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के नामों की, कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही इतिहास में नाम मिला है, क्या इनको पहले कुछ और भी कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को पहले स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा है। तो सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किसने कहा? स्ट्रैबो और जस्टिन ने कहा। एरियन और प्लूटार्क दो इतिहासकार हुए, इन्होंने इसको चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा। फिलार्कस ने इनको सेंड्रोकोप्टस, इसमें ये सेंड्रोकोटस है, ये सेंड्रोकोप्टस है। कितना अंतर है? ओनली आधे पा का अंतर है, ध्यान रखना। फिलार्कस ने कहा। लेकिन अब बात आती है कि इनको आखिर चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा? किसने कहा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे? ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं। तो ये तीनों नाम, इन तीनों नामों का एक इक्वेशन, एक समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से बिठाया गया। अर्थात तीनों नामों को चंद्रगुप्त मौर्य ही बताया गया, और ऐसा बताने वाले थे विलियम जोन्स। उन्होंने 1793 में इन तीनों को कहा कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं और उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, ठीक, नोट्स बनाइए, तो जिससे आपको एक अच्छा कंटेंट प्राप्त हो। तो आप स्क्रीनशॉट लो और नोट्स बनाइए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिया। तो अब जैसे हमने आपको भी समझाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में, तो अब हम आपको समझाते हैं चंद्रगुप्त के प्रशासन के बारे में। चंद्रगुप्त अगर महान शासक, पहला चक्रवर्ती सम्राट अगर चंद्रगुप्त मौर्य बने तो उनके पीछे हाथ किसका था? आज कहावत आपने सुना होगा कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन इनके पीछे किसका हाथ था? तो इनके पीछे हाथ था चाणक्य का, जिन्होंने इनको एक महान शासक बनाया। तो जो चाणक्य थे, चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय थी, जीत थी, उसमें चाणक्य का एक बड़ा योगदान था। चाणक्य ने जब मगध का जो शासक था घनानंद, उसको हराने के लिए जब आक्रमण किए, तो उस आक्रमण में जब चाणक्य लगातार फेल होते गए, तब उन्होंने ये देखा कि आखिर सब मतलब किस तरीके से मैं फेल हो रहा हूं, हम जीत क्यों नहीं पा रहे। इस बात से चाणक्य परेशान थे। तो जब वो एक दिन नगर से होकर गुजरे
तो उस नगर में एक मकान था जिसमें एक बच्चा खाना खा रहा था, रोटी तोड़ रहा था। तो रोटी तोड़ते हुए उसका हाथ जल रहा था। जब उसका हाथ जला तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा हाथ जल गया। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि अगर रोटी बीच से तोड़ेगा तो हाथ जलेगा ही, रोटी किनारों से तोड़ेगा तो हाथ नहीं जलेगा। चाणक्य इस बात से ये बात समझ गए कि अगर मैं हम अटैक सेंटर पर करेंगे तो राजा शक्तिशाली केंद्र में होता है, किनारों पे तो उसके सैनिक काम कर रहे होते हैं, सरदार काम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना राजा को किनारे से कमजोर किया जाए। तो किनारे से कमजोर करते हुए उन्होंने अटैक किनारों से करना शुरू कर दिया। इस तरीके से अपनी योजना में वो सफल हुए और घनानंद को उन्होंने हराया। घनानंद को हराया, उसके बाद उन्होंने मौर्य साम्राज्य की क्या की थी स्थापना। तो चाणक्य का एक बड़ा रोल था। आपके जीवन में कोई हो ना हो, लेकिन आपका जो गाइडेंस देने वाला है, आपका जो पथ प्रदर्शक है, वो अच्छा होना चाहिए। योग्यता सब में होती है, योग्यता को बाहर कौन निकालेगा, उसके लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। एक ऐसा गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता रहे। तो इसलिए चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए वो गाइडेंस चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी कि जिससे वो एक महान शासक बना। तो चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती, जो कि बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, शायद ऐसा हमें लगता है। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था, जिनका वर्णन वृत्ता कोश ग्रंथ से मिलता है। उनका उपनाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। कौटिल्य तो आप सभी जानते हैं, और विष्णुगुप्त कई बार पेपर में पूछा गया कि चाणक्य का उपनाम बताइए। तो चाणक्य का उपनाम कौन है? विष्णुगुप्त। अब आपने तो सुना होगा कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक थे, संस्कृत जिसकी भाषा थी। प्रश्न यहां से क्या बनेगा, और बना भी है। यहां से प्रश्न बना है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस विषय पर आधारित है। तो अर्थशास्त्र को आज आप और हम जानते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से समझ में आता है कि रुपया पैसा की ही बात कही गई होगी, लेकिन ये गलत है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी उसका विषय था राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय। तो राजनीति और प्रशासन के बारे में यह पुस्तक लिखी गई, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की जो सहायता की, उस जो एक राजा बनने में, उसको महान शासक बनने में सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विजय पंजाब में हुई। पहली विजय उन्होंने पंजाब को जीता। उस समय पंजाब का जो यूनानी गवर्नर था वो फिलिप था, और फिलिप की हत्या करके पंजाब को अपने कब्जे में किया, पंजाब पर अधिकार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विजय कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली विजय पंजाब थी। उम्मीद है समझ में आया हो, पहली विजय पंजाब थी। बात करते हैं उनकी कुछ और विजयों का, कि विजयों के बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का उल्लेख मिलता है एक महास्थान अभिलेख, जो कि बांग्लादेश में है, और यहाँ से बंगाल विजय का वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को का जो अभिलेख, महास्थान अभिलेख है, उससे किस विजय का वर्णन मिलता है? बंगाल विजय का वर्णन मिलता है। इसके बाद दो ग्रंथ हैं, अहनानूर एवं मुरनानूर। अहनानूर एवं मुरनानूर ये तमिल ग्रंथ हैं। इसमें दक्षिण भारत विजय का वर्णन मिलता है। प्रश्न आता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने दक्षिण भारत में कौन से राज्य की विजय नहीं कर पाई थी, किसको नहीं जीत पाए थे? ये इंपोर्टेंट विषय है। तो जीत नहीं पाए थे तमिलनाडु को। पूर्वोत्तर और तमिलनाडु दोनों को छोड़ दें, समस्त भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने थे। बात समझ में आई होगी। अब आप आगे बात करते हैं सोहगौरा ताम्रपत्र। ये तांबे पर लिखा हुआ पात्र था। तांबा जो पात्र जो तांबे का बना था, जो सोहगौरा, ये राजस्थान से मिला था। इसमें चंद्रगुप्त के उस विषय का वर्णन है जब चंद्रगुप्त ने अकाल पड़ने पर लोगों की सहायता की थी। तो अकाल के समय किए गए कार्य का जो वर्णन मिला है वो सोहगौरा ताम्रपत्र से मिला है। अब
सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है गिरनार अभिलेख। जो गिरनार अभिलेख है ये रुद्रदामन का, आपने जूनागढ़ अभिलेख पढ़ा होगा गुजरात से, तो गुजरात से गिरनार अभिलेख मिला। इसमें सौराष्ट्र विजय का उल्लेख है और इस विजय का जो सौराष्ट्र यानी गुजरात को जीता था वो गिरनार अभिलेख में इसका वर्णन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अभिलेख महास्थान अभिलेख, सौगौरा ताम्रपत्र और गिरनार अभिलेख। यहां से आपने पढ़ा होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया, तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। लेकिन थोड़ा और डीप पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण अगर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में नहीं आता है तो पुष्यगुप्त आंसर सही होगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, वो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में, और वो महत्वपूर्ण घटना किसको लेकर है, वो है यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर। तो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि यूनानी जो आक्रमणकारी सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था, और मकदूनिया का शासक था, उसके पिता का नाम जो था वो फिलिप द्वितीय था, माता का नाम ओलंपिया, गुरु अरस्तु, घोड़े का नाम बुकाफेला। जो घोड़े का नाम बुकाफेला था उसी के नाम पर सिकंदर ने अपने जम्मू कश्मीर में भी एक नगर का नाम बुकाफेला नगर रखा था। उसका जो जल मंत्री था उसका नाम निर्याकस था और सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो ये थोड़ा सा परिचय था सिकंदर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सिकंदर ने भारत पर कब अटैक किया। तो सिकंदर ने भारत पर जो अटैक किया वो 323 ईसा पूर्व में अटैक किया। कब किया? 323 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर कब अटैक किया? 323 ईसा पूर्व अटैक किया। जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया तब उसने पहला शासक हराया राजा आम्बी, जो कि तक्षशिला का शासक था। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य अध्यापक थे। चाणक्य को पता चला कि यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर आया है, जो कि भारत को जीतने, विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से आया है। और अगर 20 साल का लड़का अगर विश्व विजेता बनने की चाह रखता है तो वही उसके महान होने के संकेत थे। 20 साल का लड़का और ये सोच ले कि मुझे विश्व विजेता बनना है, और ये परवाह न करे कि इस दुनिया में उससे अनुभवी कितने शासक रहे होंगे, तो ये उसका दृढ़ प्रतिज्ञा, उसका दृढ़ निश्चय उसको महान बनाता है। और इतिहास में 3 ऐसे लोग हैं, जो 3 ऐसे राजा हुए जो महान कहलाए, सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान। तो सिकंदर जब अम्बी को हराता है वो चाहता तो अम्बी का कत्ल कर सकता था, उसके राज्य को हड़प सकता था, लेकिन उसने राजा अम्बी का कत्ल नहीं किया। अब कत्ल नहीं किया तो उसके पीछे की वजह क्या होगी? अगर हम एक राजा के तौर पर देखें, एक महान शासक के तौर पर देखें, तो हर महान शासक ये चाहेगा कि अगर मैं इसका कत्ल कर दूंगा तो हो सकता है इसका नगर मेरे खिलाफ हो जाए, हो सकता है लोग मुझे सपोर्ट न करें, लेकिन उसको चाहिए समर्थन। तो महान व्यक्ति अपने साथ व्यक्तियों को जोड़ना पसंद करता। सिकंदर ने भी वही किया, और सिकंदर ने वो राजा अम्बी को अपना मित्र बना लिया, और राजा अम्बी की सेना ने फिर उसकी सहायता की। जब सहायता की तो अब उसको एक भारत में आने के लिए एक मार्गदर्शक मिल गया, भारत में सपोर्ट करने के लिए एक राजा मिल गया। सिकंदर आगे बढ़ा तो पंजाब में उसका सामना राजा पुरु पौरुष से हुआ। जब राजा पुरु पौरुष से उसका सामना होता है तब उनके बीच एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम हाइडेस्पीज का युद्ध कहलाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध कहलाता है। ये युद्ध झेलम का युद्ध कहलाता है, और इसी झेलम के युद्ध का इसका नाम वितस्ता का युद्ध पड़ता है, क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है, इसलिए झेलम का युद्ध ही वितस्ता का युद्ध है। और वितस्ता का युद्ध राजा पौरुष और सिकंदर के बीच होता है।
जब ये युद्ध लड़ा जाता है, राजा पोरस अपनी वीरता का परिचय इसमें देता है, लेकिन सिकंदर की सेना के आगे जब टिक नहीं पाता तो राजा पोरस बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया जाता है। जब राजा पोरस को पेश किया जाता है सिकंदर के सामने, तब सिकंदर प्रश्न करता है राजा पोरस से और कहता है कि बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। जब राजा पोरस ने कहा कि उसको जब ये पता चला कि सिकंदर मतलब मुझसे ये प्रश्न कर रहा है कि बताइए तुझसे तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो राजा पोरस कहता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है वही व्यवहार आप मेरे साथ करिए। लेकिन सिकंदर यहां भी उसका कत्ल नहीं करता, राजा पोरस को नहीं मारता, अर्थात सिकंदर यहां भी राजा पोरस को अपना मित्र बनाता है और उसके जीते हुए क्षेत्र को उसको वापस करता है। सिकंदर को इससे फायदा यह मिला कि राजा पोरस उसका मित्र बन गया। उसका जो सैन्य सैलाब था, जो सैनिक शक्ति थी, वो बढ़ती चली गई। लेकिन जो सिकंदर का दुर्भाग्य था वो ये था कि राजा पोरस जिस वीरता के साथ लड़ा, राजा पोरस जिस वीरता से मतलब सामना किया उनके सैनिकों ने, सिकंदर के सैनिकों का जवाब मतलब जो धैर्य था वो जवाब दे गया। जब धैर्य जवाब दे गया, क्यों उसका एक कारण ये भी था, वो काफी सालों से अपने घर से बिछड़े हुए थे, तो जब इतने सालों से कोई व्यक्ति घर से रहेगा तो घर की याद तो आएगी ही आएगी। और जब घर की याद आई, लोगों ने, सैनिकों ने ये प्रण कर लिया ये तो भारत का पहला राजा है, हो सकता है कितने और राजा हों और हमें कितना खतरनाक, कितना भयानक युद्ध करना पड़े। इस बात से सैनिक जवाब दे गए, धैर्य जवाब दे गया। सैनिक थक गए, उन्होंने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया कि अब साहब व्यास नदी हमसे पार नहीं होगी। तो प्रश्न पूछा गया कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था, तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना किया था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था? व्यास नदी को पार करने से मना किया था। जब व्यास नदी को उन्होंने मना कर दिया, इधर सिकंदर को एक खबर मिली कि यूनान, जहां वो मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया में विरोध शुरू हो गए। एक राजा कई सालों तक जब वापस नहीं आए, तो वहां पे जो शक्तिशाली लोग थे उन लोगों ने राजा के खिलाफ विरोध कर दिया, अपने आप को आजाद कर लिया। सिकंदर इस बात को लेकर परेशान, मतलब मानसिक तनाव सिकंदर ने उस समय झेला। सिकंदर सोचने लगा कि विश्व विजेता तो मैं तब बनूंगा, भारत को तो मैं तब जीतूंगा जब मेरे पास मकदूनिया बचा रहेगा। जब मकदूनिया मेरा खुद का घर नहीं है तो मैं विश्व विजेता कैसा। सिकंदर ने विरोध को दबाने का मतलब फैसला ले लिया और उन्होंने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं। वापस चलते हैं तो सैनिक तो पहले से ही तैयार बैठे थे भाई, वो पहले से ही थके थे। उन्होंने कहा ठीक चलो वापस चलते हैं। तो जब वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि जो लोग रहना चाहते हैं भारत में, भारत को जीतना चाहते हैं, वो रह सकते हैं। तो इसके लिए सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि महाराज हमें कुछ ऐसे सैनिक दे दीजिए कि हम जिससे अपना युद्ध जारी रख सके। तो उन्होंने कहा जो लोग रह सकते हैं वो रहिए, जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं वो चलिए। सिकंदर के साथ लोग सैनिक वापस हुए, लेकिन जो सिकंदर एशिया की गर्म जलवायु से जब गुजरता जा रहा था, तो उस गर्म जलवायु के कारण सिकंदर की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने से बुखार, जब उस बुखार से ग्रसित हुआ और उसी बुखार ने सिकंदर की जान ले ली। जब सिकंदर बुखार की वजह से मरा तो वो बेबीलोन नामक स्थान जो कि इराक में पड़ता है, वहां सिकंदर की मृत्यु हुई बुखार के कारण। अब सिकंदर की डेड बॉडी को यूनान ले जाना उस समय इतना पॉसिबल नहीं था कि यूनान तक हम उसकी डेड बॉडी को कैसे ले जाएं। उन्होंने इंतजाम किया कि यहीं कहीं सिकंदर की जो शरीर है उसको दफना दिया जाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो वो लोग इस बेबीलोन से अफ्रीका महाद्वीप में उन्हें एक स्थान मिला मिस्र, और मिस्र में उन्होंने सिकंदर को दफना दिया। तो सिकंदर एक ऐसा शासक हुआ है जिसका संबंध 3 महाद्वीपों से रहा है। जन्म उसका यूरोप में, मृत्यु उसकी एशिया में, दफनाया गया अफ्रीका में।
और इसी मिस्र में यहाँ एक सिकंदरिया बंदरगाह है। तो इस तरीके से सिकंदर की मृत्यु हुई। तो सिकंदर की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, आपने कहानी सुनी होगी, याद भी हुई होगी। अब हम बात करते हैं जो भारत में रह गया सेल्यूकस निकेटर की। सेल्यूकस निकेटर कुछ सैनिकों को लेकर बढ़ा आगे, उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शक्तिशाली शासक बन गया मगध का, और उसने अपनी सेना को दृढ़, मतलब उसने अपनी सेना को मजबूत कर लिया। और जब उसकी सेना एक विशाल और मजबूत सेना बन गई तो सेल्यूकस निकेटर भला कहाँ थोड़े बहुत सैनिकों से उसका सामना करना पड़ता, तो सामना नहीं कर पाया। अब जब सामना नहीं कर पाया तो अपने प्राण तो बचाएगा भाई कैसे भी। अब प्राण बचाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं, तो उसने फिर क्या कर दिया, हार मानकर कि साहब हमारी पुत्री से शादी कर लो आप। अब उसने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर लिया और उसका संबंधी बन गया। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसने भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने। तो जब सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को भेजा तो मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और इंडिका में उस पाटलिपुत्र और मगध साम्राज्य का वर्णन किया कि किस प्रकार से साम्राज्य चलता था, कैसे कैसे लोग अपना जीवन जीते थे। लेकिन इंडिका अपने प्रेजेंट, जो तात्कालिक उस समय जो लिखी गई थी, वो उसका वैसा स्वरूप प्रेजेंट में देखने को नहीं मिला। उसके कुछ टूटे फूटे अंश बचे, उसी को जोड़कर इतिहासकारों ने समझने का प्रयास किया, मौर्य वंश को समझने का प्रयास किया। मेगस्थनीज ने उस समय की जो पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध की, उस पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। तो पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज क्या कहता है, तो पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज पॉलीब्रोथा कहता है। तो इस तरीके से सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य जब संबंधी हो गए, जब एक दूसरे के रिलेटिव हो गए, तो भारत की परंपरा है कि संबंधी को ससम्मान विदा किया जाए। तो इस परंपरा का निर्वाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और सेल्यूकस निकेटर को ससम्मान 500 हाथी विदा देकर विदा कर दिया कि जाइए अपने देश, जाइए अपने देश, और कह दिया कि आप अपने देश जा सकते हो। इस तरीके से सेल्यूकस निकेटर को विदा करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार और किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जब साम्राज्य विस्तार हुआ, शासन किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जब अंतिम समय आया, तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जब जैन धर्म की दीक्षा भद्रभाव से ली तो उस धर्म का प्रभाव उन पर पड़ा, और उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया। और राजपाट त्यागने के बाद बिंदुसार को सौंपकर वो अपने मोक्ष की प्राप्ति में गए, और उन्होंने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर, ये चंद्र जो नाम पड़ा है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर पड़ा है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना प्रथा या संथारा प्रथा, अर्थात बिना खाए पिए उपवास रहकर अपने शरीर को त्याग देना, इस प्रथा से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरीके से भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को खत्म कर लेता है, अपने आप को समाप्त कर लेता है, अपने आप को मोक्ष प्राप्त करवा लेता है। तो प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने संलेखना प्रथा से अपने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना प्रथा से अपने प्राण त्यागे थे। तो ये बात, उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आप कहानी सुनते रहिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। अब हम आपको आगे समझाते हैं बिंदुसार के बारे में, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। आपने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य समझ में आया होगा टॉपिक जो भी हमने आपको समझाया। अब हम आगे समझाते हैं बिंदुसार को। तो आइए बात करते हैं हम बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम
तो जो बिंदुसार का नाम बिंदुसार है, इसके पीछे एक कहानी है। उस समय के जो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधान सलाहकार होते थे, एडवाइजर जो होते थे, वो हर संभव ये प्रयास करते थे कि उनके राजा को कोई हानि न पहुंचा पाए, कोई नुकसान न पहुंचा पाए, इसलिए वो अपने अलग अलग तरीके से प्लान बनाते थे। तो इसी में चाणक्य ने एक प्लान बनाया कि हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य से मतलब कोई ईर्ष्यावश उसको जहर देकर मार न दे। तो उन्होंने एक प्लान सोचा कि क्यों न चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाए, जिससे अगर थोड़ा थोड़ा जहर देंगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी है वो उस जहर की आदी हो जाएगी, और फिर कोई अगर उसको जहर देगा तो उस पर उसका असर नहीं होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जानबूझकर थोड़ा थोड़ा जहर खिलाते गए, थोड़ा थोड़ा जहर खिलाते गए, और जब धीरे धीरे बॉडी उस जहर की आदी हो गई, जहर का असर कम होने लगा, तो उसकी मात्रा बढ़ाते चले गए। एक दिन जब रसोइये से उन्होंने जहर के लिए बोला और जहर की मात्रा बढ़वाई चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में, तो वो खाना उस दिन किसी कारणवश चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं खा पाया, और वो खाना उनकी पत्नी दुर्धरा ने खा लिया। उस समय दुर्धरा गर्भवती थी, और जब चाणक्य को इस बात का एहसास हुआ कि दुर्धरा ने ये जहर का जो भोजन है वो कर लिया है, तो उसका असर धीरे धीरे उसकी तबीयत दुर्धरा की खराब होने लगी, और जो पेट में पल रहा बच्चा था उसकी चिंता करते हुए चाणक्य ने अब उनको ये लगने लगा कि हो सकता है दुर्धरा भी न बचे और आने वाला जो बच्चा है वो भी न बचे। इस बात से जब चाणक्य घबरा कर उन्हें शल्य चिकित्सा के लिए ले गए और चिकित्सकों के पास ले गए। जब चिकित्सकों के पास ले गए तो उन्होंने उनको बताया कि इन्होंने जहर खा लिया है, खाने में जहर चला गया है। तो इस कहानी को जब उन्होंने समझाया बताया, तो उन चिकित्सकों ने उस बच्चे को और दुर्दशा को बचाने के लिए उनका ऑपरेशन किया, ऑपरेट किया, शल्य चिकित्सा की, और उस ऑपरेशन से पैदा हुए बिंदुसार। तो भारत का पहला बच्चा जो ऑपरेशन से पैदा हुआ वो थे बिंदुसार। भारत का पहला बच्चा जो ऑपरेशन से पैदा हुए वो कौन थे? बिंदुसार। और इसलिए इनको सिजेरियन बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुसार को क्या कहा जाता है? सिजेरियन बेबी। अब नाम बिंदुसार कैसे पड़ा? कि जो जहर उन्होंने खा लिया था उस जहर का साइड इफेक्ट बिंदुसार की बॉडी पर हुआ, और जो जहर का साइड इफेक्ट बिंदुसार की बॉडी पर हुआ उससे बिंदुसार के शरीर पर दाने पड़ गए, और जब बिंदु के टाइप डॉट टाइप दाने पड़ गए तो उस जो दाने पड़े उन्हीं से उनका नाम बिंदुसार पड़ गया। तो बिंदुसार नाम कैसे पड़ा समझ में आप लोगों के आया होगा। अब बिंदुसार के उपनाम हम देखते हैं, उपनाम कौन कौन से थे। तो बिंदुसार का उपनाम था अमित्रोचैट्स। इसी को अमित्र घात कहा गया है। तो यूनानी लेखकों ने उन्हें अमित्र घात कहा है, और अमित्र घात इसलिए कहा गया है क्योंकि अमित्र घात का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। तो शत्रुओं का जो नाश करने वाला है उसको कहते हैं अमित्र घात, और ऐसा यूनानी लेखकों ने कहा है। तो अमित्र घात किसको कहते हैं? बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। अब भद्रसार या बारसार, भद्रसार और बारसार ये इनका नाम पुराणों में मिलता है, और पुराणों में भी किस पुराण में मिलता है? तो पुराणों में भी वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारसार कहा गया है। सिंहसेन जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंदुसार इनको परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में मिलता है। वैसे ये 12वीं सदी में हेमचंद्र द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। 12वीं सदी में हेमचंद्र द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन ये कौटिल्य ने भी इनका वर्णन बिंदुसार के नाम से किया गया है, जिसका जिक्र बाद में परिशिष्ट पर्वन में किया गया है। तो ये इनके उपनाम हैं।
अब बात करते हैं इनके गृहस्थ जीवन की। तो गृहस्थ जीवन में राजा, उस समय राजाओं का था शौक के वो बहुत ज्यादा विवाह करते थे। तो इनका वर्णन अगर श्रीलंका के ग्रंथों से देखें, श्रीलंका के ग्रंथों से देखें तो इनके 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। लेकिन अपने जो ग्रंथ हैं उनकी बारे में बात करें तो बिंदुसार की 500 रानियां बताई जाती हैं। 500 रानियां बताई जाती हैं, जिनमें सुभद्रांगी का पुत्र था अशोक और विगताशोक। क्योंकि अशोक इंपोर्टेंट टॉपिक है, हम अगला टॉपिक अशोक पढ़ेंगे और यूपी पेट में भी अशोक इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने अशोक को लिखा है। तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। इनकी अन्य रानियों से पुत्र हुए हैं सुसीम और 99 अदर भाई। तो बिंदुसार के 3 पुत्रों का वर्णन मिलता है, सुसीम, अशोक, विगताशोक। सुसीम सबसे बड़ा पुत्र था बिंदुसार का। तो ये इनके गृहस्थ जीवन के बारे में बात थी। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रधानमंत्री, तो इनके राज्य को पहले चाणक्य की सहायता से इनका राज्य चला, उसके बाद अंत समय में राधागुप्त आए, तो इनके दोनों प्रधानमंत्री रहे हैं, चाणक्य पहले और राधागुप्त बाद में। इनका कहा जाता है कि 500 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद थी, 500 की। 500 रानियों का जिक्र भी मिलता है, 500 मंत्रियों का जिक्र भी मिलता है। तो 500 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान या प्रमुख खल्लाटक या खल्लाटक कहलाता था। जो बिंदुसार जो 500 मंत्री थे, इनसे ये बताया जाता है कि बड़ा मतलब वाद विवाद धर्म के बारे में जानने में बड़ा ज्यादा ये प्रश्न अपना एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते थे। तो धर्म इसका कौन कौन था? थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगर हम थेरवाद की माने, उनका मानना था कि जो बिंदुसार था वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और अगर हम दिव्यावदान से माने तो वही दूसरा ग्रंथ दिव्यावदान कहता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय कहते हैं एक ऐसा संप्रदाय जहाँ पाखंडवाद नहीं माना जाता, कर्मकांड नहीं माना जाता, जहाँ ईश्वर को नहीं माना जाता, जहाँ नास्तिक को माना जाता है, वो हमारा आजीवक संप्रदाय से संबंधित होता है। तो आजीवक संप्रदाय नास्तिक को बढ़ावा देता है, तो ये पाखंडवाद का विरोध करता है, कर्मकांड का विरोध करता है। तो इसलिए बिंदुसार भी इसी प्रकार का व्यक्ति था, राजा था, इसलिए उसे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बिंदुसार किस धर्म को मानता था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। किसको मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। अब बिंदुसार का जो राजनीतिक जीवन है वो विदेशों से भी बहुत अच्छे से संबंध में रहा है, विदेशों से भी उसका टच था। विदेशी लोग भी, विदेशी राजा भी उससे प्रभावित थे। और एक इसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण बिंदुसार के दरबार में 2 दूत आए। यूपी लोअर में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि डायमेकस किसके दरबार में आया? तो जो डायमेकस दूत था वो बिंदुसार के दरबार में आया। ये डायमेकस एंटियोकस प्रथम का दूत था, जो सीरिया का शासक था। आज जो खंडहर है, आज जो क्या है वो खंडहर के रूप में सीरिया बदलता जा रहा है। तो सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। सीरिया की राजधानी दमिश्क, जिससे आप भली बात परिचित हो, ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है। तो सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस प्रथम। जब डायमेकस दरबार में आया और जब यहां से वापस गया तो बिंदुसार ने डायमेकस के आगे मांग रखी कि आप हमें अपने राजा से 3 चीज दिलवा दो। तो वो 3 चीज उन्होंने कौन सी मांगी? एक तो शराब, कौन सी मांगी? शराब, अंजीर, दूसरी चीज अंजीर, और दार्शनिक यूनानी फिलोसफर के फिलोसफर भी भेजो। तो एंटियोकस प्रथम ने कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को भेजने की परंपरा नहीं है, हम दार्शनिक फिलोसफर आपके यहाँ नहीं भेज सकते। हाँ, हम 2 चीजें आपके लिए भिजवा रहे हैं। तो उन्होंने शराब और अंजीर भिजवाई, दार्शनिक को नहीं भिजवाया। क्यों? क्या कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। तो ये डायमेकस। दूसरा दूत था डायनेसियस। तो डायनेसियस फिलाडेल्फस द्वितीय का
जो डायनेसिस था इसका दूत था फिलाडेल्फस द्वितीय का। ये मिस्र का शासक था। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र पड़ता है, तो मिस्र का शासक था। तो इस दोनों से ये पता चलता है कि बिंदुसार का संबंध विदेशों में भी ठीक ठाक था, मैत्रीपूर्ण व्यवहार था उसका। अब हम बात करते हैं बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विरोध हुए। तक्षशिला में तो विरोध सुसीम जब उन्होंने भेजा तो उसके खिलाफ जनता ने विरोध किया। तो अब सुसीम विरोध करने के बाद फिर वह अशोक जाता है। फिर हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अशोक राजा बनता है और अशोक को राजा बनाने में राधा गुप्त कैसे भूमिका निभाते हैं। अशोक को बिंदुसार क्यों पसंद नहीं करता था, क्या कमी थी अशोक में कि बिंदुसार उसको पसंद नहीं करता था, ये सब हम चर्चा करेंगे अशोक की। तो इसका जो दूसरा भाग आएगा मौर्य वंश का भाग 2, उसमें हम स्पेशली अशोक के बारे में पढ़ेंगे। उसी में हम समझाएंगे कि क्यों अशोक को पसंद नहीं करता था बिंदुसार। उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोग अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं। इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें।